नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, समाज बड़ा होता है, विशाल होता है। समाज में कुछ घटनाएं आध्यात्मिक तो कुछ सामाजिक, कुछ राजनीतिक हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक पटल पर जब कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो समाज में असामाजिकता को इंगित करती नजर आती है, जहां पर कहीं ना कहीं नैतिकता दांव पर लगती है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, तब फिर सोशल मीडिया पर कभी चर्चा भी शुरू हो जाती है। और जब सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है, तब लोगों को पता चलता है, फिर हमको भी पता चलता है कि वहां पर यह घटना हो रही है। और फिर हम उस संबंधित पक्ष पर, यानी जो पक्ष सोशल मीडिया में अपने नाम और फोन नंबर के साथ अपनी पोस्ट लिखता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम उसकी पोस्ट को ही गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने यह हिम्मत दिखाई होती है, अपना नाम भी दिया होता है, अपने फोन नंबर भी दिए होते हैं। तो आज एक ऐसी पोस्ट भीलवाड़ा से आई, तेरापंथ समाज से, और वहां से सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, और ये प्रभाकर सिंह नेनावटी जी के नाम से पोस्ट थी। हमने उनको फोन कॉल से संपर्क किया, और व्यूवर्स, इस वक्त वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो सबसे पहले नेनावटी साहब, हमारी तरफ से, डिजिटल फर्स्ट न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद सर। अच्छा प्रभाकर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए सर, आप तो तेरापंथ सभा भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्रभाकर जी। हाँ जी, हाँ तो हाँ जी। सर, आपको धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मर्यादाएं और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी हाँ आपको पूरी जानकारी है। बिल्कुल है सर। सर, आज आपने जो पोस्ट लिखी है, वो पोस्ट हाँ, मुझे बहुत गंभीर लग रही है, और मुझे लगता है सिर्फ भीलवाड़ा के हाँ लोगों को जी, नहीं, तेरापंथ समाज हाँ के हाँ हर व्यक्ति को इस पोस्ट की गंभीरता को समझना होगा। और इसलिए सर, हाँ जी, हम आपके सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो बातें शब्दों में लिखी, आप हाँ जी। उन बातों को संक्षेप में जुबान से तेरापंथ समाज के लोगों को बताएं कि आखिर माजरा हाँ है जी। क्या। मैं बहुत दुखी मन से मैं ये बता रहा हूँ कि हम 260 साल के बाद, 260 साल में कभी श्री आचार्य का चातुर्मास भीलवाड़ा में नहीं हुआ जी। और हम बड़ी आस्था और लगन के साथ हम ये चाह रहे थे कि हमारा आचार्य श्री का चातुर्मास बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास हो। और मैं स्वयं वहाँ उड़ीसा में भवानीपटना से पहले, और मैं आचार्य श्री से मिला। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ लोग भी थे, तत्कालीन अध्यक्ष भी हमारे साथ थे जी। और हमने गुरुदेव को सारा भीलवाड़ा का प्रोजेक्ट बताया कि हमारे भीलवाड़ा में ये जगह है और इतनी हमारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं सारी, और धार्मिक संस्थाएं हैं सभी भीलवाड़ा में, इतनी जनसंख्या है। हमने मेरी सारी तरफ से हमने उस प्रोजेक्ट को बताया जी। और तेरापंथ नगर की योजना भी हमने बताई जी जी जी। अच्छा, ये सर आपने सर पहले ही बताती थी, जब तेरापंथ का वहाँ पे चातुर्मास की घोषणा से पहले ही आपने कोई परिकल्पना बना ली थी क्या वहाँ पे? हाँ, उनसे पहले हमने परिकल्पना बना ली थी जी कि तेरापंथ नगर की योजना बनेगी, उसमें तेरापंथ नगरवासी वहाँ पर ना सके क्या, एक कॉलोनी अच्छी बनेगी और वहाँ पर आचार्य श्री का चातुर्मास होने की संभावना। मतलब आपने तेरापंथ के लोगों के लिए कोई आवास व्यवस्था बना करके उनके लिए बनाने की कोई व्यवस्था की थी? मैं समझ पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, कम कीमत पर उन्हें प्लॉट या फ्लैट देने की व्यवस्था की थी क्या? हाँ, कम कीमत पर उनको प्लॉट मिले और सामूहिक रूप से वो वहाँ बसे जी। और वहाँ पर सामूहिक रूप से बसे और आचार्य श्री का चातुर्मास भी वहीं पर हो। मतलब आपकी परिकल्पना तो बहुत शानदार थी। पूरी तेरापंथ कॉलोनी, मतलब पूरा एक समाज के लोग वहाँ पर पूरे एक साथ बसे। चलिए, फिर क्या हुआ सर? और उसमें उस परिकल्पना को हमने आचार्य श्री के सामने रखा जी। आचार्य श्री ने पहली बार 38 मिनट तक लगातार हमारी उस स्थिति को सुना और वहां से हमें ये ऐसा महसूस होने लगा कि आचार्य श्री का चातुर्मास नेक्स्ट 2021 का भीलवाड़ा में होना निश्चित है जी। हम तो अब
वो परिकल्पना 27 जुलाई को हैदराबाद में हमारी अभिभूत हुई और भीलवाड़ा के लिए चातुर्मास डिक्लेयर हुआ। लेकिन उसके बाद में आचार्य श्री का चातुर्मास बड़ी हम उमंग के साथ, मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा कि आचार्य श्री का जो चातुर्मास जिस उमंग से उन्होंने डिक्लेयर किया और जो उत्साह लोगों में था कि मेवाड़ में इतने वर्षों बाद में आचार्य श्री पधार रहे हैं, भीलवाड़ा में पहली बार आचार्य का चातुर्मास होगा, हम उसे ऐतिहासिक बनाएंगे। सबके मन में ये भावना थी और हमारे मन में ये भावना थी कि हम इसको हमारी जिंदगी में फिर और बाद में कभी देख पाए या न देख पाए। जी 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 जी। उसी उत्साह को लेकर, उसी उमंग को लेकर हम तैयारियों में जुटे थे। सर उसमें थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आपकी जो परिकल्पना थी, आप किस कीमत पर लोगों को क्या देने वाले थे? आपके पास है डाटा, बता पाएंगे? हमारे साथ प्रकाश जी सूत्रिया जो अभी प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो आचार्य श्री द्वारा बनाए गए जी हैं, और वो ही तेरापंथ नगर के संयोजक हैं जी, जिसको हमारे समाज ने, उनकी कल्पना थी कि भी मैं एक कॉलोनी बनाना चाहता हूँ जी। तो हमने उनके विचारों को और अनुकूलता देकर हमने अपना एक सपना सजाया कि भी एक अच्छी चीज है तो हम आप लोगों के साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सर मुझे थोड़ा ये बताइए, तो आप लोगों की परिकल्पना अच्छी थी, लेकिन आप समाज के लोगों को कितनी कम कीमत पर क्या देना चाहते थे उस वक्त? उस वक्त हम उनको नो प्रॉफिट पर हम उनको एक प्लॉट दे रहे थे, देने का विचार किया हमने कि वो यहाँ आकर अपने अपने मकान बनाए, और उस कॉलोनी में आज भी 50-60 मकान बन चुके हैं। अच्छा, इसका मतलब परिकल्पना पर काम भी हो गया है? हाँ, अच्छी कॉलोनी बहुत अच्छी डेवलप हुई है, बहुत अच्छी तरह से बनी है, बहुत अच्छी तरह से अच्छी सड़कें हैं। तो फिर नैनावती जी आपको शिकायत क्या हुई? आपको सोशल मीडिया पर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि तेरापंथ नगर के संयोजक भी प्रकाश जी सूत्रिया जी, और प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भी प्रकाश जी सूत्रिया। चलिए ठीक है, तो अच्छा है, मैं उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। जिन जिन लोगों ने उनका विरोध भी किया, जिनको प्लॉट नहीं मिल सके, जिनको नहीं मिले, लेकिन मैं उनकी ढाल बनकर खड़ा रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप ढाल बनकर खड़े रहे, जिन लोगों ने उन पर सवाल किया, जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या भाई भतीजावाद चल रहा था? उस वक्त तो मतलब भाई भतीजावाद, मतलब जो उन्होंने 350 प्लॉट थे और 550 की डिमांड हुई। नहीं तो सर इसमें क्या आपकी नीति नियम क्या था? किन लोगों को प्लॉट मिलता? कुछ में कोई ये अर्हता कर रखी थी? नहीं, तेरापंथियों को ही वो प्लॉट दिए जाए। सर तेरापंथियों को प्लॉट दिए जाते वो तो ठीक है, लेकिन क्या तेरापंथ में आर्थिक रूप से जो हमारे भाई कमजोर हैं उन लोगों के लिए सुविधा थी, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसका सोर्स है, कम कीमत पर जमीन मिल रही है, वो आकर इसको ले ले, उसको भी सुविधा थी? नहीं, उसमें वो सुविधा नहीं थी। उसमें जो भी पहले आएगा पहले ले जाएगा। अच्छा, पहले आएगा पहले ले जाएगा। पहले ले जाएगा। तो उसमें वो 350 प्लॉटों को 350 प्लॉट वितरित कर दिए गए। तो सर उसमें आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए, उसमें क्या न्याय के साथ काम हुआ? क्या ऐसा भी हुआ कि जो पहले आ गया था उसको नहीं देकर के बाद में आया उसको दे दिया गया? तब लोगों ने सवाल उठाए। ये सब बाद में मालूम पड़ी। ये सब मुझे बाद में मालूम पड़ी कि बड़े बड़े जो प्लॉट थे वो कुछ लोगों ने जो है जिन्होंने व्यवस्थाएं की उन्होंने रख लिए। और बाद में मालूम पड़ी मतलब बाद में कब मालूम पड़ी सर? आप तब तक ढाल बनकर खड़े रहे इनके? नहीं, जब तक कॉलोनी लॉटरी से निकल गई थी, लॉटरी निकल चुकी थी, और उसके बाद मालूम पड़ी कि बड़े बड़े प्लॉट तो इन्होंने रख लिए। अच्छा। और इन लोगों की जब कंप्लेंट आई कि भी हाँ इन्होंने बड़े प्लॉट इन्होंने रख लिए और हमारे को नहीं मिल पाए प्लॉट, तब तो फिर भी मैंने प्रभाकर जी मुझे एक बात बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस का सौदा,
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होता है या समृद्ध लोगों के लिए होता है? फिर कौन सी ऐसी सामाजिक भावना हुई? फिर इस तेरापंथ कॉलोनी का महत्व क्या हुआ जब समाज के कमजोर वर्ग के लोग तो खड़े रह गए और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों ने बड़ा प्लॉट अपने नाम लिख लिया? हाँ, तो ये यहाँ आके गलती हुई ना सब, इसको गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ आके इन्होंने गलतियां की। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रभाकर नैनावती जी वक्त पर उस वक्त नहीं बोले, अब बोल रहे हैं? अरे तो मेरा तो एक उद्देश्य था कि आचार्य श्री को हमने कमिटमेंट किया था कि आपका चातुर्मास ऐतिहासिक होगा। उस चीज को देखते हुए मैं इनको नजरअंदाज करता रहा। मतलब अब नैनावती जी मुझे एक बात बताइए, आचार्य श्री का चातुर्मास को ऐतिहासिक करने के लिए आप एक सामाजिक विसंगतियों को देखकर भी नजरअंदाज करते रहे, उस पर आपने विरोध नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि आचार्य श्री का चातुर्मास भी ऐतिहासिक होना चाहिए, लेकिन आप उन कमजोर आर्थिक रूप से हमारे भाइयों के दिल पर जख्म लगा करके उस चातुर्मास को ऐतिहासिक कर रहे थे। जब मैं ये चीजें जब मेरे सामने आई और इन चीजों को मैंने उनके सामने रखा, उन लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि साहब किसी के पैसे नहीं आए, किसी के वो चीज नहीं आई, किसी की वो चीज नहीं आई, वो मतलब वो अपने वो बताते रहे। अच्छा। बहुतों को ये शंकाएं थी कि आचार्य श्री का चातुर्मास डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, यहाँ चातुर्मास होगा कि नहीं होगा। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लॉट ले ले और उसकी रेट आती रह जाए। अच्छा। तो ये चीजें भी सामने थी और कुछ लोग जिन्होंने जो शंकाएं वही वो चीज भी सामने थी, वो चीजें भी सामने आई। और अब क्या होता है कि जब आचार्य श्री का चातुर्मास डिक्लेयर होता है और उन प्लॉटों की रेटें डबल से भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा। प्लॉटों की रेटें डबल से भी ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारे संयोजक ने ये कहा था कि जब तक आचार्य श्री का चातुर्मास न हो जाए समाज पर, जब तक कोई प्लॉट नहीं बेचेगा। सर मुझे एक बात बताइए, तब तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी विसंगति है। वो प्लॉट सामाजिक भावना से अपने समाज के लोगों को दिए गए थे, यहाँ पर तो इन लोगों ने व्यापार खोल लिया। हाँ, इन्होंने व्यापार खोल दिया, इसी का मेरा विरोध है। ये बात आपको पता चली और अब आपने लिखा इस पर? नहीं, पता चलते ही मैंने विरोध शुरू कर दिया था। मैंने, और उसके बाद में इन्होंने उनके बाद में इन्होंने ये कहा कि हमको तो ऊपर से निर्देश है कि किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऊपर का मतलब केंद्र से। केंद्र का मतलब आचार्य श्री, सीधा मतलब आचार्य श्री। देखिए कितना बड़ा ये, आप नाम मत लीजिए सर, समाज जानता है। सुनिए सर, नाम हम भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन केंद्र किसे कहते हैं सर, आप मुझे बताइए, केंद्र किसे कहते हैं? सुप्रीम पावर तो आचार्य श्री हैं, और कौन है तेरापंथ में सुप्रीम पावर? सुप्रीम पावर आचार्य श्री हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये चीजें आचार्य श्री के पास पहुंचती है या नहीं, या इनके नीचे स्तर पर ही मतलब ये सब होते हैं, क्योंकि मैं तो जाता था नहीं वहां पर। तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर फिर हमने एक चीज रखी कि भी आपने तेरापंथ नगर का, उन्होंने क्या किया कि साहब जब चंदा नहीं हुआ ना, जब लोगों का विरोध हुआ कि हमको ये चीज नहीं मिली या हमको चातुर्मास में शामिल नहीं कर रहे हैं या हमारे को व्यवस्थाओं में नहीं ले रहे हैं, तो चंदा नहीं हुआ, चंदा पूरा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया कि जैसे पहले 800 रुपए की योजना बनाई। 800 रुपए इसकी प्लॉट की रेट थी, स्क्वायर फीट। हाँ, स्क्वायर फीट समझ रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद में इन्होंने 1000 कर दी। अच्छा। अब इन्होंने देखा कि जब आज मिक्स के पैसा आ रहा है, तो उस रेट को इन्होंने 1200 रुपए कर दी और ये कहते हैं कि भाई है ना, बाकी के बचेंगे वो पैसे हम आपको वापस लौटा देंगे। तो प्रभाकर जी, इसका मतलब है आपने जब शुरुआत की थी तो आपने सामाजिक सेवा के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अब ये आते आते बहुत बड़ा ट्रेड बन गया है, बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। इसका मतलब साफ है, जो आरोप हमेशा लगते हैं कि आचार्य श्री का जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है वहां पर कई जगह पर, मैं सबकी तो नहीं कहूंगा, कई जगह पर इस तरह का व्यवसाय भी कुछ लोग करते हैं। तो आपको ये क्या लग रहा है कि यहाँ पर सामाजिक सेवा के नाम पर खुला धंधा हो गया है? आप मेरी आगे सुने और जी,
कि जब जब 1200 रुपए से इन लोगों ने पैसा दे दिया तो करोड़ों रुपए इनके पास में जमा हो गए, तो इनको चंदे की आवश्यकता रही नहीं। और इन्होंने क्या किया कि जब आचार्य श्री ने ये कहा, आचार्य श्री ने ये फरमाया कि मैं चातुर्मास डिक्लेयर होने के बाद कोई भी भवन बनता है तो मैं उसमें चातुर्मास नहीं करूंगा जी। तो इस डिक्लेरेशन के बाद में इन्होंने तुरंत में क्या किया कि जहां नेहापंथ नगर बना इससे अटैच आदित्य विहार है जी। आदित्य विहार में जो अधूरे मकान बने हुए थे, जो ढांचे थे सिर्फ, जो 50 लाख रुपए में भी नहीं बिक रहे थे, उनको उन्होंने तुरंत में 70 लाख रुपए में खरीद लिया। और आचार्य श्री को ये बताया गया कि ये हमारे अलग अलग लोगों के मकान हैं, जिसमें उन्होंने नाम गिनाया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। इन्होंने 15 मकान खरीद लिए। 15 मकान खरीदने के बाद में जब ये आए तो इनके मकान ने वो उन लोगों ने जिन के नाम लिखा है उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसमें से 3 लोगों ने कुल लिए। उसमें एक तो स्वयं प्रकाश जी खुद है, एक उनके साथ जो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो नाम मत बताइए, नहीं हमें नाम मत बताइए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी जो बात आ रही है उस आधार पर तो ये लग रहा है आचार्य श्री ने जो नियम बनाया अपने लिए, उस नियम को ये लोग खुद तोड़वा रहे हैं, यानी आचार्य श्री के नियम को ये लोग तोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तोड़ रहे हैं जी। तो इसका विरोध मैंने किया, इसका विरोध मैंने किया और हमने ये डिमांड की कि लोगों का जो आरोप है कि आपने करोड़ों रुपए की इधर से इधर हमसे बिना पूछे तेरापंथ नगर के प्लॉटधारियों का पैसा जो है आपने बिना पूछे आपने वो मकान ले लिए तेरापंथ नगर के नाम पर। तो ये तो बिल्कुल हमारे साथ हेराफेरी हुई है। तो एक डिमांड की गई कि एक तेरापंथ सभा के तेरापंथ सभा ने आपको संयोजक बनाया है, तो एक कमेटी बनाई जाए, 10-11 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में सभी तरह के लोग हो, उसमें सीए भी हो, बैंकर भी हो, कॉलोनाइजर भी हो और जमीनों का काम करने वाला भी हो, ताकि जो समझता है उसमें वो उसका हाथ से हिसाब ले लेगा और कहाँ कमी रही है, कहाँ क्या चीज रही है, उनको जब आप कहते हैं कि हमने एक पैसा इधर से उधर नहीं किया, तो आप उनको दे दें ये हिसाब उनको दे दें। फिर तो वो कमेटी बनाने में के लिए तैयार नहीं हुए। 28 फरवरी को जब मीटिंग हुई थी तो उसमें वो वहां से गायब हो गए कि भाई मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। अच्छा, फिर तो लोगों में बहुत हंगामा हुआ कि, और सुबह से शाम तक मतलब मीटिंग में मतलब कोई भी फैसला नहीं हुआ और वो मीटिंग को स्थगित कर दी और सभा के अध्यक्ष ने घुमा फिरा के उसको अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। तो ये सर लोगों में आक्रोश है, भीलवाड़ा के लोगों में आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है सर। अच्छा, ये जो प्लॉट मिलने थे वो भीलवाड़ा के ही लोगों को मिलने थे कि बाहर के तेरापंथियों को भी मिलने थे? ये एक्चुअली इनकी योजना तो थी कि भीलवाड़ा के लोगों को भी मिले, लेकिन इन्होंने बाहर के लोगों को भी खूब दिए उन्होंने। मतलब जहाँ से पैसा आया उसको दे दिया? हाँ, जहाँ से पैसा आया उनको दे दिया। हमारे यहाँ पहले कहा जाता था नैतिकता परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और अब ये हो गया कि कमाई परमो धर्म, पैसा परमो धर्म। हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने जहाँ से पैसा आया है उनको प्लॉट दे दिए और यहाँ वाले इंतजार करते रहे। तो अब सर मुझे आप ये बताइए, आप चूंकि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप मुझे ये बताइए भीलवाड़ा की जनता का आक्रोश कितना है? जनता का आक्रोश तो अभी इतना है कि परसों के दिन जो 21 तारीख को जो मीटिंग हुई और उसमें लोगों ने ये कमेटी बनाने के लिए उनको कहा, तो उन्होंने 500 आदमी की मीटिंग में उनको नकारते हुए और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। उन्होंने 500 आदमी की मीटिंग को नकारते हुए मीटिंग छोड़ करके चले गए। मामला जज का तज खड़ा रह गया। हाँ, मैं जज का तज खड़ा रह गया कि मैं कमेटी नहीं बनाऊंगा
और उसके उनके मुंह से ये निकल गया कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं। नहीं देखो, जब ऊपर से इतना बड़ा निर्देश है तब आदमी का सीना तो चौड़ा होगा ही। और आदमी 500 क्यों 5000 आदमी की मीटिंग को भी छोड़कर जा सकता है। हाँ, तो वो मतलब अब वो कौन निर्देश दे रहा है कौन नहीं दे रहा मैं ये नहीं जानता। अच्छा सर, चलिए ये बात तो अलग रही। मुझे ये बताइए, अभी आपके यहाँ कोई चुनाव भी हुआ है? हाँ, अभी फिर चुनाव 21 तारीख को चुनाव हुआ था। 21 तारीख को जो चुनाव हुआ उसमें जो चुन करके आया वो भीलवाड़ा की जनता ने चुना है। हाँ, भीलवाड़ा के समाज ने चुना। तो उस व्यक्ति की राय क्या है? हमारे यहाँ भी तो आजकल बहुत सारे गुट चलते हैं सर, राजनीति की तरह समाज में भी तो गुटबाजी है। अब उस व्यक्ति की राय तो ये है साहब कि 2 दिन तो कुल हुए हैं उसको बने हुए। अब अच्छा, और उनको चाहिए था यस-मैन। इसका मतलब साफ है। आज वोटों की गिनती गिने तो साहब विपक्ष के वोट ज्यादा है। नहीं, विपक्ष के वोट ज्यादा है इसका नहीं। प्रभाकर जी मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र की जो पद्धति है, लोकतंत्र की जो पद्धति है, सुनिए, जिसके पास मत ज्यादा है वो चुना जाता है। तो यस मैन अगर अगले का जीता गया तो इसका मतलब एक बात आप क्यों नहीं समझते कि भीलवाड़ा की जनता को भी तो पता था, उसके बावजूद भी भीलवाड़ा की जनता ने उनको चुना है। इसका मतलब आप लोगों के भी कोई ना कोई उम्मीदवार खड़े होंगे विपक्ष के रूप में। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना साहब कि हम जिस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन पद के लिए अलग अलग विभाजित हो गए। पद के लिए अलग अलग विभाजित हो गए क्योंकि सबको पद चाहिए। सुनिए सर, सबको पद चाहिए। मुद्दा किसी को नहीं चाहिए। मुद्दा ही अगर मुख्य होता तो इस मुद्दे को बहुत पहले उठा दिया जाता, इस मुद्दे को जनता के बीच घर घर ले जाया जाता। लेकिन चुनाव के वक्त तक बहुत लोग चुप रहे। चुनाव होने के बाद में बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब चूंकि जीत उनकी हो गई है, इसलिए सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, फिर भीलवाड़ा की जनता में आक्रोश कहाँ है सर? अगर आक्रोश होता तो फिर आप जो बोलते हैं कि उनका यस मैन चुना गया, फिर वो नहीं चुना जाता। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। इसका मतलब सर ये है, आप माफ कीजिएगा, आप और आप जैसे बहुत से प्रबुद्ध अन्य लोग जो चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे थे, उन लोगों ने वक्त पर अपनी बात नहीं कही, और जब सांप निकल गया फिर लीक पीट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप लोगों ने वक्त पर अगर अपनी बात जनता के बीच कही होती तो जनता के आंख और कान खुले होते, तब शायद आप इस दौड़ में आगे आ गए होते। लेकिन पता नहीं। मैंने तो कही है साहब, मैंने तो कही है ना, मैं उम्मीदवार था, मैंने तो कही है इस बात को। हाँ जी, मैंने तो कही है। नहीं सर, आपका ये व्हाट्सएप है ना, मैंने आज देखा है। कब आया ये आपका? आपने व्हाट्सएप कब दिया? ये परसों का है सर, परसों की मीटिंग का है। परसों की मीटिंग यानी चुनाव होने के बाद? हाँ, ये चुनाव परसों, जो मेरा जो वीडियो था वो परसों का है, और आज जो व्हाट्सएप है वो आज का है मेरा लिखा हुआ। अच्छा, जो वस्तु स्थिति है वो। हाँ, तो अब आपने आगे का क्या सोचा है सर? देखिए साहब, मैं तो ये जानता हूँ कि लोग तो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आचार्य तो हर लोग जानता है कि भाई आचार्य पहली बार आ रहे हैं, आचार्य का चातुर्मास हो रहा है, और हम भी आस्थाओं से बंधे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आस्थाओं से बंधे हुए नहीं है, लेकिन इस चीज का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, इस चीज का निराकरण होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आप सच्चे हैं तो चाहे हिसाब कमेटी ले, चाहे कोई भी ले, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम नहीं कहते कि आप चोर हैं, लेकिन अगर आप चोर नहीं हैं और आप हर तरह से सही हैं, सब कुछ है, तो आपकी तरफ से कोई भी लेना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं कमेटी नहीं बनाता और मैं नहीं देता हम कमेटी को हिसाब? सर बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे मुझे ये बताइए। आगे तो मैं ये करूंगा साहब, मैंने अपनी भावनाएं वहां रख दी और मैं आचार्य जी के समक्ष इस बात को रखूंगा कि क्या ये सही है या गलत। अच्छा, बस बात इतनी तक ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त पर आपने जनता के बीच में वस्तु स्थिति या तो पहुंचा ही नहीं, या आपके मन में विश्वास नहीं रहा होगा। कुछ न कुछ बात ऐसी रही है, अन्यथा ऐसी बात नहीं है, जनता समझती नहीं है।
जनता सब समझती है साहब, आजकल वोटों की राजनीति में सब समझती है, लेकिन यहाँ पद लालसा ने विपक्ष को विखंडित कर दिया। पद लालसा ने विपक्ष को विखंडित कर दिया और लोग, सच्ची बात सुनिए, लोग केंद्र को नाराज नहीं करना चाहते थे बोल करके। लोग सोचते थे उनके आशीर्वाद पात्र बने रहें और उसके बाद में चुनाव जीत जाएं। अगर चुनाव जीत जाते तब फिर कुछ नहीं बोलते, चुनाव नहीं जीतते तो फिर बहुत सारे सवाल उठते। बिल्कुल सही है। तो चलिए सर, आपको लग रहा है कुछ गलती हुई है? थोड़ा टाइमिंग गैप हुआ है, थोड़ा पहले बोलते तो ज्यादा अच्छा था। अगर वास्तव में विसंगतियों के खिलाफ बोलना था तो फिर समय थोड़ी देखना था, फिर तो पता चली और बात कही। वो तो बिल्कुल हम ही जान रहे साहब कि अब हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि तेरा पंथ नगर उनका हो गया, तेरा पंथ सभा का अध्यक्ष उनका हो गया, तेरा पंथ चातुर्मास व्यवस्था समिति उनकी हो गई, और उनके पास में हमारा पैसा उनके पास में है, प्लॉटधारियों का जो 200 रुपए से करोड़ों रुपए जो उनके पास में है, उस पैसे का कोई हिसाब अब देने वाला नहीं और लेने वाला नहीं। तो हर तरह से वो 21 है और हम 19 है। लेकिन अब आपको उम्मीद नहीं है जनता भी आपके पक्ष में बोलेगी? नहीं, जनता तो नहीं बोले, जनता तो ऐसा है साहब, जनता को तो क्या है कि भावना है कि जनता तो कहेगी आचार्य शिव हमारे को साथ, हर आदमी की इच्छा होती है कि पहली बार आचार्य शिव का चातुर्मास हुआ तो हम भी आतिथ्य सत्कार में शामिल हो, हम भी सेवा में शामिल हो, सर मेरी बात सुनिए हो। लेकिन अब नहीं बोला ठीक है, आचार्य शिव के दर्शन के लिए तो कोई नहीं रोक सकता। नहीं, सही बात यह है सर, मंचों का मोह, स्टेज का मोह, पद का मोह और गुड बुक बने रहने का मोह, इन 3-4 तरह के मोह ने समाज को गर्त में डाल दिया है। लोग स्टेज की परवाह करते हैं कि कहीं बोल गए तो स्टेज से चले जाएंगे, हमें बुलाएंगे नहीं, हमें पद नहीं देंगे, हमें सम्मान नहीं देंगे, या फिर गुरुजी हो सकता है जयकारा नहीं देंगे। उसके लिए समाज में जो कुछ बखेड़ा चल रहा है, विसंगति चल रही है, कचरा चल रहा है, उसको सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने पद का मोह नहीं छोड़ पाते। ये समाज का दुर्भाग्य है, ये समाज का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से मैं आपकी हर तरह से सहमत हूँ इस चीज के लिए कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों को पद लालसा नहीं छूटी, और पद लालसा के हम बोल तो हम एक चीज पे रहे हैं, लेकिन पद लालसा को नहीं छोड़ पाए। चलिए कोई बात नहीं, इस भूल का सुधार अगर आगे भी हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन बात यह है कि दिल में पद की लालसा नहीं रहनी चाहिए। हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आस्था पद के लोभ से बंधी हुई है वो आस्था नहीं होती, वो स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ होता है। बिल्कुल स्वार्थ होता है, बिल्कुल स्वार्थ होता है। मैं इसको 100% मानता हूँ कि ये स्वार्थ, यहाँ स्वार्थ टकराएगा तो हम विजय नहीं हो सकते। प्रभाकर जी, सबसे बड़ी बात है, आस्था हार जाती है, स्वार्थ जीत जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आस्था हार जाती है, स्वार्थ जीत जाता है। हाँ बिल्कुल सही है साहब, स्वार्थ जीत जाता है और आस्था हार जाती है। चलिए, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं भीलवाड़ा की जनता को? कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो भीलवाड़ा से की जनता को यही दूंगा, मैसेज दूंगा कि जिस आस्था से हम जुड़े हैं उस आस्था से हम जुड़े रहें। हमारे गुरुदेव का जो आचार्य का चातुर्मास है उस आस्था से भी जुड़े रहे। हम उस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने में सहयोग ले तो भी दें और न ले तो भी दें। उसके अलावा जो सही बात है गुरुदेव को कहने के लिए उसके समक्ष भी स्पष्ट और सत्य कहे कि ये चीज हमारे साथ हुई है, ये चीज गलत हुई है, ये चीज गलत हो रही है, ये चीज ये गलत हो रही है। ऊपर से माने या न माने ये उनका वो जाने। हमारा कर्तव्य है कि आप हमारे गुरु हैं, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, हम आपके आस्था के प्रति नतमस्तक हैं, लेकिन हम उस संघ के जिसमें भिक्षु ने मर्यादाएं बनाई, हम उसके लिए हम सत्य बोल रहे हैं और इस सत्य के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम आपके सामने इस चीज को रख रहे हैं। आप इसे सुधारे तो बढ़िया है, नहीं सुधारे तो बढ़िया। चलिए, आपने अपनी बात कही। हमारे साथ थे प्रभाकर जी, जिन्होंने अपनी बात कही। भीलवाड़ा समाज में जो चल रहा है, जिस घमासान की ये बात कर रहे हैं,
अब उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था, उसको हमने उनकी जुबानी में सुनाया है। तो आप हमारे साथ जुड़िए प्रभाकर जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।